एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। इट्स बीन लॉन्ग टाइम, मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की है। आज काफ़ी टाइम के बाद एक वीडियो मैं लेकर आई हूँ। काफ़ी सारी वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। CSIR नेट और गेट एग्जाम के पर्पज़ से कई सारे टॉपिक्स ऑलरेडी क्लियर किए हुए हैं। आज जो मैं टॉपिक क्लियर करने वाली हूँ, आज जो स्टार्ट करने वाले हैं हम चैप्टर, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चाहे नेट एग्ज़ाम हो या फिर गेट का एग्ज़ाम हो या फिर आपका JEE नीट, कोई भी एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सब में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। बस डिफरेंस होता है क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। तो अगर हम नेट एग्ज़ाम की बात करें तो ज़रूर क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो स्किप तो नहीं कर सकते इस पूरे चैप्टर को। और इस चैप्टर को हम करेंगे बिल्कुल बेस से क्लियर। की टर्म्स हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, जैसे कि रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होंगी, जैसे कि ई सेल क्या होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं हम, या फिर और नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है। इस तरह की कई सारे टॉपिक यहाँ पर आने वाले हैं जिनको हमें कवर करना है, राइट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर, तो ये सब हम की टर्म्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको बेस से क्लियर कर लेते हैं कि ये होता क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो अब हम सबसे पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। देखो, केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शंस। कई सारे केमिकल्स आपस में रिएक्शन करते हैं, कोई रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस होती हैं। पर इलेक्ट्रो वर्ड आ जाने से मतलब क्या है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा होगा या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होगी, समझा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी या तो प्रोड्यूस हो रही होगी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके रिएक्शंस हो रही होंगी, केमिकल रिएक्शंस। तो यहाँ दो तरीके से ये सब वर्क हो रहा होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है, उन दोनों के बीच का एक रिलेशनशिप होता है। तो अब यहाँ पर ना दो रिएक्शंस होती हैं हमारी, हमेशा दो टाइप की रिएक्शंस हम यहाँ पर देखते हैं। एक तो होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एक होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब यहाँ पर स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या डिफरेंस होगा। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें हमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो रिएक्शन अपने आप होती रहती है, ठीक है। तो उस टाइप की जो रिएक्शन जो खुद होती है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, जिनके लिए वी डोंट नीड एनी एक्सटर्नल एनर्जी, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होंगी, जो हमारे अपने आप तो नहीं हो रही है, हमें वहाँ बाहर से कोई सोर्स प्रोवाइड कराना पड़ेगा, कोई एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी जाकर वो रिएक्शंस होंगी। अब यहाँ पर होगा क्या, देखो, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ये रिएक्शन हो तो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें चाहिए। इस वाले केस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए तो नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस जरूर हो जाएगी, क्योंकि रिएक्शन तो हमारी चलेंगी, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उन केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी इन केस ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नॉन स्पॉन्टेनियस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तभी जाके वो केमिकल रिएक्शंस होंगी। समझ रहे हो, दोनों में डिफरेंस आएगा समझ में। अभी हम इसके एग्जाम्पल पे आते हैं। तो अगर हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात करें, जो रिएक्शन अपने आप हो रही है, तो उसमें एक कॉमन सा एग्जांपल ले लेते हैं डेली यूज का, मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर आइस को मेल्ट कर देते हो रूम टेम्परेचर पे, मेल्टिंग ऑफ आइस एट रूम टेम्परेचर, इसको हमने रूम टेम्परेचर पे रखा, आइस को सॉलिड फॉर्म में थी, किस फॉर्म में आ गई, रूम टेम्परेचर पे मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में आ गई। तो एक रिएक्शन हुई है ना, केमिकल, कुछ तो उसमें चेंजेस आए हैं, पहले कुछ और था फिर कुछ और, तो उसमें कुछ चेंजेस तो हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो प्रोसेस है जो अपने आप ही हो रहा है, हमने कुछ नहीं किया इसमें, हमने क्या किया, सिर्फ उसको रूम टेम्परेचर पे रखा है, बाकी हमने एक्सटर्नल कोई सोर्स तो नहीं दिया, उसको हमने हीट तो नहीं किया कि हमने उसको हीटिंग दी तब जाके वो मेल्ट हुई, नहीं, वो अपने आप हो रहा है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या करना था, रूम टेम्परेचर पे उसको रखना था और आइस अपने आप मेल्ट हो गई। तो इस तरह के प्रोसेस क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, ये खुद हो रही है, ठीक है। तो इस केस में तो ये होता है। दूसरा केस नॉन स्पॉन्टेनियस का केस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, अच्छा, इसका अगर हम एक और एग्जांपल लें स्पॉन्टेनियस का, जैसे कि आयरन की रस्टिंग होगी,
देखो ये बिल्कुल ना बेसिक चीज़ है, और ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आने वाला है जिसमें कंफ्यूजन हो सकता है। अभी बिल्कुल जस्ट आने वाला है अंडरस्टैंडिंग के बाद, जब मैं इसका एग्जांपल बताऊंगी तो उसमें आपको बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा कि ऐसा कैसे हो गया, ये दोनों में डिफरेंस कैसे हो गई, तो एक जैसी रिएक्शन लगी है, तो मैं बताऊंगी आयरन रस्टिंग। ठीक है, दूसरा आयरन रस्टिंग में क्या होता है, अच्छा रस्टिंग क्या होती है, जब हमारा आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो कुछ रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर, उस पर रस्ट लग जाता है। तो वो आयरन रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। क्यों है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है, हमने तो नहीं उसको प्रोवाइड करी, वो तो इन्वायरमेंट से आ रही है, मॉइस्चर हमने उसको प्रोवाइड नहीं किया, वो सब उसके इन्वायरमेंट से उसको मिल रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से वो रिएक्शन हो रही है हमारी अपने आप। अब नॉन स्पॉन्टेनियस में हम अगर एग्जाम्पल लें तो इसका एक एग्जाम्पल आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आप जानते हो कैसे होता है, प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो लीव्स हैं, लीव्स में क्लोरोफिल होता है, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और फिर वहाँ पर फूड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड किया है, सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं होगी तो रिएक्शन नहीं होगी, तो इसलिए यहाँ पर जो है एक्सटर्नल सोर्स इसको दिया जा रहा है, सनलाइट, जिस वजह से ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस में आती है। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि सोर्स तो यहाँ भी प्रोवाइड किया हमने, सोर्स तो हमने यहाँ पर भी दिया है, ऑक्सीजन मतलब दिया नहीं है, दी तो हमने सनलाइट भी नहीं है, हम नहीं दे सकते सनलाइट, वो तो ऑलरेडी इन्वायरमेंट में है, तो ये वाला सोर्स कैसे दे दिया हमने, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस में कैसे आ गई, ये तो स्पॉन्टेनियस ही होना चाहिए क्योंकि रिएक्शन अपने आप हो रही है, सनलाइट हम नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, सनलाइट अपने आप आ रही है, ऐसे यहाँ पर ऑक्सीजन मॉइस्चर अपने आप आ रहा है इन्वायरमेंट से, तो फिर ये सोर्स इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है। ठीक है, इन दोनों प्रोसेस में डिफरेंस क्या है, एक स्पॉन्टेनियस का एग्जाम्पल है और एक नॉन स्पॉन्टेनियस का एग्जाम्पल है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक मेन पॉइंट आता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होती हैं उनको इनिशियली उनको स्टार्ट करना होता है, इनिशियल स्टार्ट उनको देना होता है, एक बार बस एक बार उनको स्टार्ट मिल गया फिर रिएक्शन होती रहेगी। तो यहाँ पर अगर एक बार ऑक्सीजन मॉइस्चर कांटेक्ट में आ गए आयरन के, तो उसके बाद उसको कहीं भी बचा के रख लो, आयरन को किसी भी ऐसे इन्वायरमेंट में ले जाओ जहाँ मॉइस्चर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, फिर भी उसके अंदर जो पहुँच चुका है ऑलरेडी ऑक्सीजन, वो रस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो एक बार जब स्टार्टिंग हो गई तो फिर वो अपने आप रिएक्शन होती रहेगी, इसलिए ये वाली चीज़ जो है स्पॉन्टेनियस में आई है क्योंकि वो चलता रहेगा प्रोसेस विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, इसमें क्या हुआ देखो, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट खुद आ रही है एनवायरनमेंट से, लेकिन बाय चांस सनलाइट ना आए, रुक गई, तो प्रोसेस भी वहीं के वहीं रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कॉन्टिन्यूसली चाहिए, कॉन्टिन्यूस एक्सटर्नल एनर्जी, कॉन्टिन्यूस एक्सटर्नल एनर्जी यहाँ पर हेल्प हमें चाहिए ही चाहिए। जहाँ पर भी बीच में बंद हो गई वहीं पर प्रोसेस भी बंद हो गई। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है, खाना बनाने का एक प्रोसेस है लीव्स का। अब आपका मान लो खाना बना रहे हो, ठीक है, बीच में आपकी जो हीट उसको दे रहे हो आप, वो हीट बंद हो गई, नहीं दे रहे हो, तो क्या खाना कुक हो जाएगा, नहीं होगा ना। वो तो खाना तो तभी कुक होगा ना जब कम्प्लीटली पता है कि भाई इतनी सीटी लगनी है, इतनी देर तक इसको पकाना है, इतनी देर तक बनेगा, तो उसके लिए तब तक तो हीट प्रोवाइड करानी पड़ेगी हमें, है ना। तो यहाँ पर भी वही होता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस होते हैं उनमें जब तक वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती तब तक उस सोर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम बीच में उसको स्टॉप नहीं कर सकते, यहाँ पर सिर्फ इनिशियल स्टार्ट देने की जरूरत है, बाकी फिर रिएक्शन होती रहेगी। तो इन दोनों प्रोसेस में ये डिफरेंस था, इसी वजह से आयरन रस्टिंग इज स्पॉन्टेनियस एंड फोटोसिंथेसिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें था एक क्वेश्चन जो पता होना चाहिए। अब इसी का एक और अगर एग्जांपल लें, जैसे कि चार्जिंग ऑफ बैटरी, अगर हम बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं तो ये प्रोसेस भी तो नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ। ठीक है, ये प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी, ये जो प्रोसेस है ये भी हमारा क्या हुआ, नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ, क्योंकि मोबाइल चार्ज कर रहे हो, उसकी बैटरी चार्ज कर रहे हो आप, अगर बीच में ही आप स्विच को ऑफ कर दो तो क्या वो चार्ज हो जाएगा। अगर 50% पे स्टॉप कर दिया तो इतना ही रहेगा, 100 कैसे हो जाएगा। जब तक उसको पूरा का पूरा वो उस टाइम तक, जब तक वो फुल चार्ज ना हो जाए, जब तक उसको हम वो एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तब तक वो नहीं पूरा कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर इसीलिए चार्जिंग ऑफ बैटरी इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये दोनों
स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के एग्जाम्पल्स को। अब बस यहाँ पर दोनों में डिफरेंस ये था कि यहाँ पर पहले एक सोर्स चाहिएगा और वो सोर्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसके बाद फिर केमिकल रिएक्शन होगी। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन पहले ही हो जाएगी, उसके बाद में कुछ प्रोवाइड होगा, राइट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बिना रिएक्शन ही नहीं होगी, हमें ये तो चाहिए ही होगा, ठीक है। पूरा प्रोसेस करने के लिए, रिएक्शंस होने के लिए एक सेल का पूरा सिस्टम होना चाहिए। क्या होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक डिवाइस होगी जिसमें कि 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से, इसमें आपको एक चाहिए एनोड, एक चाहिए कैथोड और एक इलेक्ट्रोलाइट। ये 3 चीज़ें यहाँ पर ज़रूर चाहिए, ठीक है। अगर ये 3 चीज़ को सेटअप कर दें तो एक पूरा का पूरा एक डिवाइस बन जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, ठीक है। एनोड के केस में क्या होता है, देखो ये दोनों क्या हैं, एक इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। किसी भी मेटल की इलेक्ट्रोड्स हैं, यानी कि मेटल ही है। मेटल को मान लो कि मेटल को हमने, एक को एनोड हमने ले लिया, एक को हमने कैथोड की तरह ले लिया। एनोड पे क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ये चीज़ पता होगी आपको। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो भी मेटल होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी, ठीक है। तो इस केस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कैथोड के केस में क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का गेन होगा, ठीक है। और फिर हमें चाहिए एक इलेक्ट्रोलाइट जो कि एक लिक्विड होगा जो कि चार्ज कैरियर के लिए यूज होगा। इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड एज अ चार्ज कैरियर, यानी कि फ्री मूविंग आयंस इलेक्ट्रोलाइट में होंगे जो कि चार्ज को कैरी करेंगे। चार्ज जब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तभी कुछ वहाँ पर हो सकती है रिएक्शन, अदरवाइज तो नहीं। तो इसलिए इलेक्ट्रोलाइट की भी रिक्वायरमेंट है, एनोड कैथोड की रिक्वायरमेंट है। तो ये 3 चीज़ें मेन होनी चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। उन्हीं के सेटअप से तैयार करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, जो कि होते हैं हमारे 2 टाइप्स के। 2 तरह के मेन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमारे पास होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 2 टाइप्स। एक तो होता है गैल्वेनिक सेल, जिसको हम वोल्टेज सेल भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इन दोनों में ही बस एक डिफरेंस होता है। सेटअप तो देखो ऐसे ही लगता है दोनों का, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट, ये 3 चीज़ में होनी ही होनी चाहिए। लेकिन इनमें क्या डिफरेंस होता है मेनली, वो ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। एंड गैल्वेनिक सेल क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ये दोनों में एक मेन डिफरेंस है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में चेंज हो रही है। पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, उसके बाद ही रिएक्शन होगी। यानी कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज यूज्ड फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये हमारे यूज होते हैं किसके लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। और गैल्वेनिक सेल किसके लिए यूज होते हैं हमारे, क्योंकि ये पहले केमिकल रिएक्शंस हो रही है, फिर वहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो ये वाला प्रोसेस कौन सा था, स्पॉन्टेनियस वाला। तो गैल्वेनिक सेल इज यूज्ड इन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज यूज्ड इन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, ठीक है। अब इनकी जो मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है, किस तरीके से वर्क करते हैं, ये 3 चीज़ें यहाँ पर होती हैं। हमें पता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन ज़रूर होगा, यानी कि दोनों ही केसेस में क्या होती है मैकेनिज्म, यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शंस दोनों में होंगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों में होगा। बस एक डिफरेंस यहाँ पर ये आता है कि मैकेनिज्म में वही वाला स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ स्पॉन्टेनियस में तो रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, ठीक है, हो रही है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाले केस में क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो यहाँ पर हमें सोर्स चाहिए होगा इस वाले केस में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाली मैकेनिज्म में बस ये डिफरेंस है कि इसमें हमें चाहिए होगा एक एक्सटर्नल पावर, एक एक्सटर्नल सोर्स, जिससे कि वो रेडॉक्स रिएक्शन हो जाए। यहाँ पर अपने आप होंगी इस वाले केस में,
यहाँ पर वो करानी पड़ेगी, ठीक है। अब वहाँ पर वो एक्सटर्नल सोर्स क्या होगा, वो एक्सटर्नल सोर्स होगा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस, वो होगा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस जब तक वहाँ पर फ्री आयंस होंगे तो रिएक्शन होगी, नहीं होंगे तो नहीं होगी। मतलब यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस होनी चाहिए, फ्री आयंस मूव करने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ इसमें होगी। इनका पूरा सेटअप देखेंगे कैसे कैसे हम इनको बनाते हैं। इसमें अभी हम एक और टॉपिक क्लियर करते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हम सिंपल वोल्टेज भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले हम पोटेंशियल देख लेते हैं। पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल का मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो हमारी होती है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से पहले इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को ही देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी तो हुई हमारी जो एक स्टोर एनर्जी होती है किसी भी पार्टिकल के अंदर। इलेक्ट्रिकल वर्ड आ गया तो इसका मतलब किसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है, चार्ज की। जो भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी बात हो रही होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, उसको हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी चार्ज पार्टिकल की जो स्टोर्ड एनर्जी होगी वो होती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी भी चार्ज में V = W/Q होता है, V = W/Q, यानी कि जितना किसी भी एक चार्ज की बात हो रही है यहाँ पर, Q मतलब कोई भी सिंगल चार्ज की बात हो रही है, कोई भी चार्ज है, और W क्या है यहाँ पर, वर्क। तो कोई भी एक सिंगल चार्ज है, उस पर उसकी पोजीशन को जब हम चेंज कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ वर्क करना पड़ रहा है। तो वो वर्क करना पड़ता है, कितना वर्क करना पड़ रहा है, वही है उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ठीक है। यानी कि किसी भी चार्ज को, अब देखो दो तरीके से होता है चार्ज। एक चीज होती है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होता है, मान लो कोई भी चार्ज है, इनिशियली वो यहाँ पर है, ठीक है। ये वाला जो चार्ज है ये किसी इन्फिनिटी पोजीशन पे है, और जब इस चार्ज को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ वर्क तो करना पड़ेगा, तो उसमें वर्क में एनर्जी तो लगेगी। तो उस वर्क को करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, वही है उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, यानी उसकी वोल्टेज, ठीक है। इसको हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं, यानी कि, और इसको हम बोलते हैं जूल पर कूलम, क्योंकि चार्ज की यूनिट होती है कूलम, वर्क की जूल, तो वोल्ट्स यानी जूल पर कूलम, ठीक है। ये होती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब यहाँ पर ये इन्फिनिटी वाली बात मैंने कही कि इन्फिनिटी से ला रहे हैं, लेकिन साथ साथ ऐसा भी तो हो रहा है कि उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी तो हमें वर्क करना पड़ सकता है। चार्ज से मतलब मान लो कोई पॉजिटिव, इस तरीके से कोई चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज है, इस तरीके के चार्जेस यहाँ पर प्रेजेंट हैं कई सारे। तो यहाँ पर अगर हमारा कोई पॉजिटिव और नेगेटिव है तो इनके बीच में एक अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लग रही है। अगर दो एक जैसे चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लग रही है, रिपल्शन हो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट चार्जेस में अट्रैक्शन हो रहा है, सेम चार्जेस में रिपल्शन हो रहा है। अब अट्रैक्शन इतना भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ऐसे पास हो गए तो फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा हो गया, ऐसा भी ना हो कि ये दोनों इतने दूर दूर हो गए कि इतना ज़्यादा रिपल्शन हो गया कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही बाहर पहुँच गए। तो मतलब यहाँ पर एक बैलेंस होना चाहिए अट्रैक्शन फोर्स में भी और रिपल्शन में भी। रिपल्सिव फोर्स भी इतनी हो कि इतना रिपल्शन हो कि हाँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर ना जाए, एक लिमिटेड एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अट्रैक्शन इतना नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल पास पास ही आ गए, बिल्कुल वो फ्री ही नहीं रहे आयन, क्योंकि फ्री आयन चाहिए, फ्री चार्जेस चाहिए, वो फ्री ही ना हो, बिल्कुल आपस में कनेक्ट हो जाए। तो ऐसा अट्रैक्शन भी नहीं चाहिए और ऐसा रिपल्शन भी नहीं चाहिए। तो दोनों को मेंटेन रखने के लिए ऐसी फोर्सेस की रिक्वायरमेंट तो होती है, तो उसके लिए वर्क तो करना पड़ता है। तो वही वर्क तो कर रहे हैं हम, वही चार्ज के वर्क हो रहा है जिसको हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोल रहे हैं, यानी कि वोल्टेज, ठीक है। तो बस ये है हमारी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। V से इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं और वोल्ट्स इसकी यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे टर्म आती है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्या ये दोनों सेम चीज़ हैं? तो
इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या दोनों सेम है? सिर्फ एनर्जी ही तो नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, है तो सेम सेम। तो क्या ये सेम ही चीज़ होगी? बिल्कुल नहीं, ये सेम चीज़ नहीं होगी, यहाँ पर डिफरेंस होगा। कैसे डिफरेंस होगा? देखो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है जितने चार्ज हैं सबकी टोटल एनर्जी की बात हो रही है कि टोटल कितनी उसकी एनर्जी है चार्ज की, उसके मूवमेंट के लिए कितनी हमें चाहिए। ठीक है, तो ये उसके दोनों ही चार्ज पर डिपेंड करता है, पॉजिटिव पर भी और नेगेटिव पर भी। ये दोनों ही चार्जेस पे डिपेंड करके बता रहे हैं कि कैसे उसकी एनर्जी हमारी रिक्वायरमेंट होती है अगर हम उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही मूव कराएं। तो वो तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है जब टोटल एनर्जी की बात हो रही है चार्ज की। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब जब पर यूनिट चार्ज की बात हो रही है। इस वाले केस में पर यूनिट चार्ज की बात हो रही है, किसी एक चार्ज की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों चार्जेस की बात हो रही है। ठीक है, बस ये इसमें डिफरेंस होता है। टोटल चार्ज की बात जब कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब हम पर यूनिट चार्ज की बात कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, ये बात। तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है जो डिपेंड करता है हमारा Q1 Q2 दोनों चार्जेस पर। ठीक है, जबकि यहाँ पर अगर इसकी बात कर रहे हैं हम तो ये डिपेंड कर रहा है हमारा सिंगल एक चार्ज पे, क्यू, बस एक ही चार्ज। ठीक है, ये यहाँ पर डिफरेंस होगा। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, उस केस में देखो अगर हमारा Q1 पॉजिटिव हो जाए और Q2 भी पॉजिटिव हो जाए या फिर दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव हो जाए तो फिर टोटल जो हमारी एनर्जी आएगी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी ना। टोटल एनर्जी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हुए या फिर दोनों नेगेटिव हुए तो क्या आएगी? टोटल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो इस वाली एनर्जी को हम बोलते हैं रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी। और वहीं पे अगर हमारा Q1 और Q2 डिफरेंट हो जाएं, जब Q1 की वैल्यू एक पॉजिटिव हो जाए और एक Q2 नेगेटिव हो जाए या फिर वाइस वर्सा, तो यहाँ पर जो इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो हमारी नेगेटिव आएगी, और इस केस में ये बन जाएगी अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसा हमने क्यों कहा है इसको? देखो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव जो दोनों हैं चार्ज, वो क्या करेंगे? आपस में अट्रैक्शन करेंगे। तो उन अट्रैक्शन को हमें होने नहीं देना है, हमें वो अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको होने नहीं देना है। एक बैलेंस तो बना के रखना है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उस अट्रैक्शन को होने नहीं देना है। फ्री आयंस भी चाहिए हमें। तो यहाँ पर एक विलन का काम करती है एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो उनको मिलने नहीं देगी। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रिक फोर्स ही क्या है? वही तो ये अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि वही वाली इलेक्ट्रिक फोर्स यानी वही वाली एनर्जी जिसकी रिक्वायरमेंट है हमें वर्क कर रही है वो एक चार्ज को, उसका इतना अट्रैक्शन नहीं होने दे रही है। तो वही वाली चीज़ है ये पोटेंशियल एनर्जी। तो अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर हमारा दोनों में रिपल्शन हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव हो। रिपल्शन इतना भी ना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत दूर चला जाए। तो यहाँ भी बैलेंस बनाना है, तो उसके लिए भी हमें एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एक ऐसी फोर्स चाहिए होगी जो उनको साथ में, मतलब साथ में थोड़ा लेके आए, इतनी दूर मत जाने दे। तो उनको साथ में लाने के लिए, थोड़ा पुश करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट है। इस वाले केस में उनको बिल्कुल पास ना आने के लिए उनको थोड़ा सा दूर करने की रिक्वायरमेंट है। तो दोनों ही केस में जो हमारी रिक्वायरमेंट हो रही है एनर्जी की, वो हमारी इस तरीके से एक अट्रैक्टिव और एक रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो मेनली इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का काम क्या है? चार्ज के मूवमेंट को इधर से उधर अगर हम कर रहे हैं, चार्ज को मूवमेंट कर रहे हैं, पूरे चार्ज को, टोटल चार्ज को, तो वहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको मूव करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? हमारा पर यूनिट चार्ज पे जब हम वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम पर यूनिट चार्ज की बात कर रहे होते हैं उस केस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है एग्जाम में कई नाम से आ जाता है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर यही लिखा हुआ हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और भी कई नामों से आ जाता है। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम
पोटेंशियल ड्रॉप भी बोलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप, या फिर इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, या फिर सिंपल वोल्टेज तो हमें लिखा हुआ ही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। मेन चीज़ है पोटेंशियल वर्ड के साथ में जो भी चीज़ आई है फिर भी वो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ही है। ठीक है, अब एक चीज़ और होती है पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या हम पोटेंशियल के साथ जो भी आया है उसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ही मान लें, तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस को भी क्या हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ही मान लें? देखो समवॉट दे आर सिमिलर बट डिफरेंट। वो सिमिलर हैं, हम इनको कह सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस एक ही चीज़ है, क्योंकि इनकी यूनिट सेम है। वोल्ट्स में दोनों को नापते हैं हम, दोनों की एक ही बात हो रही है, बस डिफरेंस इसमें एक है, एक डिफरेंस है। वो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस से समझ गए होंगे कि हाँ किन्हीं दो चीज़ों की बात हो रही होगी। ठीक है, यहाँ पर दो पोटेंशियल्स की बात हो रही होगी, उनके डिफरेंस से कुछ आ रहा होगा। यानी कि यहाँ पर ये जो टर्म है ये डेल्टा वी है और ये वाली जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये वी है, बस ये डिफरेंस है इसमें। अब वही वाली बात, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को हम मूव करा रहे हैं, मान लो यहाँ पर ए बी, ये एक इन्फिनिटी पोजीशन है और हम ए तक उसको लेके आ रहे हैं, तो इस वाले केस को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही कोई दो पॉइंट हैं और हम उस चार्ज को वहाँ पर मूव करा रहे हैं ए से बी पे, तो या बी से ए पे, तो ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पर ये डेल्टा वी होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग एनर्जी है ना, इस वाले चार्ज की कुछ अलग एनर्जी है, इस वाले चार्ज की कुछ अलग है पोटेंशियल, तो दोनों की कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगी, उसके डिफरेंस को हम बोल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे क्या होता है, ये वाली पोजीशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, तो फिर इसका जो पोटेंशियल है, इस वाले केस में जो पोटेंशियल है इसका वो कितना है? ज़ीरो, क्योंकि इन्फिनिटी पे जब तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही नहीं है उस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल ज़ीरो है। तो अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ले भी लें तो इसका वी ए माइनस वी बी अगर कर भी दें तो वी बी फिर भी ज़ीरो है, तो ये आएगा तो फिर भी वी ए के इक्वल ही, यानी कि डेल्टा वी वी के इक्वल ही है एक तरीके से देखो तो, है ना। यहाँ पर अगर हम ले रहे हैं तो कुछ वैल्यू आएगी वी ए माइनस वी बी। तो यहाँ पर बस ये डिफरेंस कि यहाँ पर एक वोल्टेज जो है वो ज़ीरो है, यहाँ पर दोनों ही कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी। ठीक है, बस ये डिफरेंस होता है, बाकी देखो तो सिमिलर से ही है। ठीक है, बाकी देखो तो सिमिलर है, बस एक डिफरेंस यही ध्यान रखना है कि इस वाले केस में पोटेंशियल डिफरेंस में दो वैल्यूज होंगी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में बस एक वैल्यू। ठीक है, बाकी इनकी जो वी है W/Q वो सेम है दोनों केसेस में, इसलिए इनकी यूनिट्स भी सेम है। आई होप आज का टॉपिक आपको ये समझ में आया होगा। अभी जस्ट बेस स्टार्ट ही किया है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के पूरे सेटअप के बारे में। गैल्वेनिक सेल जो होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, उनको कैसे सेटअप करते हैं, कैसे कैसे उसकी रिएक्शंस होती हैं, कैसे उसमें रेडॉक्स रिएक्शन होंगी, अब उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही है, ये बेसिक था बिल्कुल। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।